Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो है कि कितने परसेंट से कितने परसेंट अगर इन्फ्लेशन होगा तो वो कौन सा इन्फ्लेशन होगा, ये सब हम जो है करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में जो होता है कि डिफिनेशन ऑफ तो परसिस्टेंट राइज इन प्राइस हमारा जो है इन्फ्लेशन कहा जाता है. इन्फ्लेशन मीन्स अ सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. द मेन टू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जो डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे प्राइसेज में जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक. दिस ऑकर व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज क्विकली एंड स्टार्ट टू ओवरहीट. एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीजिंग फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि इसमें जो है इकोनॉमी जब ग्रो करने लगती है तो लोगों की इनकम बढ़ने लगती है. जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, अचानक से बढ़ती है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है. लेकिन एग्रीगेट डिमांड जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है उसके कंपैरिजन में एग्रीगेट सप्लाई नहीं होती, तो वहाँ पे हमारी जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है. ठीक. और यहाँ पे एक दूसरा है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. दिस ऑकर व्हेन देयर इज राइज इन द प्राइस ऑफ इनपुट जो होते हैं, जिनकी वजह से हमारा सप्लाई होता है, इनपुट के बनने से सप्लाई आउटपुट होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है. नेक्स्ट है वी कैन आल्सो कैटेगराइज इन्फ्लेशन बाय हाउ फास्ट द प्राइस इंक्रीजेज आर, यानी कि प्राइस को जो है कि हम इस तरीके से भी डिफाइन करें कितने परसेंट हमारा प्राइस जो है राइज हो रहा है उससे रिलेटेड. ठीक. तो डिस इन्फ्लेशन अ फॉलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन रेट में कमी होना हमारा डिस इन्फ्लेशन होता है. क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति. ठीक. लो होता है बट कॉन्सिस्टेंटली क्रीपिंग अप, यानी कि हमारा जो होता है 1 to 2% होता है. ठीक. ये 1 to 2% होता है हमारा. और यहाँ पे जो है वॉकिंग और मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है इसमें थोड़ी और तेज़ी होती है. यहाँ से 2 to 10% होता है. कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये 2 to 5% होता है. ठीक. और फिर उसके बाद है रनिंग इन्फ्लेशन जो कि 10 to 20% होता है. और हाइपर इन्फ्लेशन हमारा जो है मोर देन 50% इंक्रीमेंट होता है पर मंथ इन इन्फ्लेशन. ठीक. टाइप इंक्लूड्स ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड्स, तो इसमें जो है हमने जो है टाइप को इंक्लूड किया है, कितने टाइप के होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हमारा देखें यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो कि हमारा इंक्रीज इन कॉस्ट की वजह से होता है, यानी राइजिंग ऑल प्राइसेज वगैरह. वेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कास्ड बाई राइजिंग रियल वेज होता है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइजिंग डिमांड इन इकोनॉमी होता है. ठीक. कोर इन्फ्लेशन, यानी कि हमारा जो एनर्जी और हैं उसके वजह से होता है. इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग टेम्परेरी फैक्टर, एनर्जी एंड ऑयल. हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑफ ओवर 100% और 1000% पर ईयर. ठीक. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन कास्ड बाई राइजिंग प्राइस ऑफ इम्पोर्ट ड्यू टू डिवैल्यूएशन की वजह से जो हमारा प्राइसेज इम्पोर्ट ऑफ प्राइसेज जो इंक्रीज होता है उसकी वजह से. अब हम एक एक करके करते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? दिस ऑकर व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज एट फास्टर रेट देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से जो है ज़्यादा तेज़ी से जो है इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से हमारा जो है इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन होता है. और इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इकोनॉमी जो है एक फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी होती है हमारा. इफ़ डिमांड एक्सीडेड सप्लाई फर्म विल रिस्पॉन्ड बाय पुशिंग अप प्राइसेज, यानी हमारा जो है डिमांड ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई पे तो जो है फर्म उतना सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगी, तो वो उसके जो है प्राइसेज को जो है इंक्रीज कर देगी. ठीक. इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइसेज है, यहाँ पे आउटपुट है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा जो है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है जो कि शॉर्ट रन में ये इस तरीके से होता है. किन्सियन आपको पता होगा, किन्स बताते हैं कि एक शॉर्ट रन में हमारा ऐसे होता है, लॉन्ग रन में ऐसे होता है. ठीक. और इंटरमीडिएटरी हमारा ऐसे होता है, तो इस तरह ये इस तरह बना हुआ है. तो जब एग्रीगेट डिमांड A1 है तो हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे है, लेकिन जब हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे ये है तो हमारा आउटपुट देखिए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है और प्राइसेज कितना हो रहा है. ठीक. तो ये हमारा जो है इन्फ्लेशन को बता रहा है.
नेक्स्ट है हमारा कास्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि इनपुट के प्राइसेस बढ़ने की वजह से होता है। दिस ऑकर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्म कॉजिंग एग्रीगेट सप्लाई टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी कि हमारी जो सप्लाई है अगर यहाँ पे है तो जब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सप्लाई हमारी रिड्यूस होगी, क्योंकि पहले अगर 100 रुपीज़ में हमारी सप्लाई जो है इतना होता था, अब हमारा जो है 100 रुपीज़ में सप्लाई हमारी इतनी ही होती है। तो सप्लाई हमारी कम हो गई तो सप्लाई हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कास्ट पुश इन्फ्लेशन कुड बी कास्ड बाई राइजिंग एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस। तो ये है हमारा इसका डायग्राम, किस तरीके से देखिए हमारे इनपुट प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से हमारा सप्लाई कर जो है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड, और ये हमारा जो है इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा समटाइम्स कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन इज नोन एज द रॉन्ग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कहीं नहीं मिलेगी रॉन्ग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज दिस इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विथ फॉलिंग लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, रियल इनकम कम हो रही है, जिसकी वजह से वो पहले के कंपैरिजन में कम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, इट इज़ हार्ड फॉर द सेंट्रल बैंक टू डील विथ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिकॉज दे फेस बोथ इन्फ्लेशन एंड फॉलिंग आउट। यानी कि आपने स्टैगफ्लेशन के बारे में सुना होगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, चाहे वो यूपी पीजीटी हो या आपका यूपी पीएससी जीआईसी हो या यूपी पीएससी जीडीसी हो या आपका यूपी एचईएससी हो या यूजीसी नेट। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट प्लस हाई इन्फ्लेशन, इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं हाई इन्फ्लेशन प्लस लो आउटपुट, ये पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेज पुश इन्फ्लेशन, यानी हमारे वेजेज में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि ये एक तरह से हमारा इनपुट फैक्टर हो गया, जो कि मतलब फैक्टर हो गया जिनको आउटपुट प्रोड्यूस करने में हम जो इनपुट लगाते हैं उसमें वेरिएबल फैक्टर में हमारे आ जाएंगे वेज। तो उनके प्राइसेस को इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है तो उससे हम जो है वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ये जो है कॉम्बिनेशन होता है, इन इफेक्ट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। राइजिंग वेजेज इंक्रीजेज कॉस्ट फॉर फर्म, so these are passed on to consumer in the form of higher prices. Also, rising wages give consumer greater disposable income and therefore causes increased consumption aggregate demand। यानी कि हमारा जब राइजिंग वेज होता है, यानी कि जब एक लेबर की जो है कि वेज जो है ज़्यादा होती है, तो यानी उसकी इनकम ज़्यादा हुई। ठीक, उसकी इनकम जब ज़्यादा हुई, डिस्पोजेबल का मतलब टैक्स कम करने के बाद भी हमारी जो इनकम जो है वो ज़्यादा होगी। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो वो कंजप्शन ज़्यादा करेगा ना, तो अगर एग्रीगेट होगा तो एग्रीगेट डिमांड हमारी जो है इकोनॉमी में इंक्रीज होगी, और ये सर्कल जो होगा इससे इकोनॉमी हमारी बूस्टअप होगी। ठीक, तो ये वेज पुश हो गया हमारा। अब यह इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं अपनी करेंसी का, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो और इंपोर्ट डिक्रीज हो, तो उस जब इंपोर्ट उसमें डिवैल्यूएशन में हमारे इंपोर्ट के जो है प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं और एक्सपोर्ट के जो है डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें जो है हमारा इंपोर्ट के प्राइसेज जो है इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अ डिप्रिवेशन इन द एक्सचेंज रेट विल मेक इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव, यानी एक्सचेंज रेट में जो है हम डिवैल्यूएशन करते हैं, डिप्रिसिएशन करते हैं, कमी करते हैं, उसकी वजह से द प्राइसेज विल इंक्रीज सोलली ड्यू टू दिस एक्सचेंज रेट इफेक्ट। अ डिप्रिवेशन विल आल्सो मेक एक्सपोर्ट मोर कम्पिटिटिव, सो विल इंक्रीज डिमांड। यानी क्योंकि हमारी जो है डिप्रिसिएशन में जो है हमारी एक्सपोर्ट जो है चीपर हो जाते हैं, तो उनकी डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी प्राइसेज जो है हमारे इंक्रीज होते हैं। कोर इन्फ्लेशन मोस्ट आईएमपी आपको पूछता है कोर इन्फ्लेशन के बारे में कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक, और सबसे बात कि कोर इन्फ्लेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं।
और हमारे जो इन्फ्लेशन में इसलिए जो है ये सारी चीज़ें को जो हम ऐड नहीं करते। यहाँ पे देखिए, वन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। दिस इज़ द इन्फ्लेशन रेट दैट एक्सक्लूड टेम्परेरी वॉलेटाइल फैक्टर। यानी ये जो है टेम्परेरी जो कि चेंज होते रहते हैं उनको जो है ये इंक्लूड नहीं करता है, सच एज एनर्जी एंड फूड प्राइसेज। ठीक, यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन का देखिए, इन्फ्लेशन माइनस एनर्जी एंड प्लस फूड प्राइसेज, ये आपका डिफिनेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन माइनस एनर्जी प्लस फूड प्राइसेज, ये इनका जो है डिफिनेशन हो जाता है। और ये मोस्ट IMPA पूछा हुआ है। तो यहाँ पे है कि हमारा जो है वन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन। दिस इज द इन्फ्लेशन रेट दैट एक्सक्लूड टेम्परेरी वॉलेटाइल फैक्टर such as energy and food prices. The graph below show inflation in the European Union। और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ कोर इन्फ्लेशन में एनर्जी, फूड, अल्कोहल, टोबैको जो है हमारे कांस्टेंट होते हैं, ये ज़्यादा कांस्टेंट होते हैं, इस पर मेजर करते हैं। ठीक, अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बाय रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि जो मैं आपको बता रही थी इन परसेंटेज टर्म, वो है। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज़ें मैं मेहनत से लाती हूँ, आपको कहीं और मिलेगा नहीं। ठीक, तो व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीजेज ओवर टाइम, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे जो है स्लोली जो है बहुत स्लो करता है, क्रीपिंग यानी रेंगती हुई, जैसे आपको नाम पे ही पता है क्रीपिंग। ठीक, फॉर एग्जांपल द इन्फ्लेशन रेट राइजेज फ्रॉम 2 to 3, 3 to 4 अ ईयर। क्रीपिंग इन्फ्लेशन may not be immediately noticeable, but if the creeping rate of inflation continue, it can become an increasing problem। यानी अगर ये लगातार जो है स्लो रेट में ही बढ़ता जा रहा है तो ये प्रॉब्लम है, बट इसे क्विक जो है नोटिस कर पाना जो है इतना आसान नहीं होता। ठीक, तो ये क्रीपिंग का आप ये देखिए कि 1 to 4% होता है, क्योंकि अभी मैंने एक GIC का पेपर कराया था, उसमें जो है हमारा पूछा था मोर देन 10% इन्फ्लेशन हमारा किस में आता है। ठीक, तो वो रनिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट, वॉकिंग इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन इज इन सिंगल डिजिट लेस देन 10%, एट दिस रेट इन्फ्लेशन इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट व्हेन इट राइजेज ओवर 4%, सेंट्रल बैंक विल बी इंक्रीजिंगली कंसर्न। वॉकिंग इन्फ्लेशन में सिंपली बी रेफर्ड टू एज मॉडरेट इन्फ्लेशन, यानी जब हमारा 2 से 10% के बीच में होता है तो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है, और जब 4% के ऊपर जाने लगता है तो हमारे जैसे RBI है वो कंसर्न होने लगती है अबाउट द इन्फ्लेशन। ठीक, और इसको जो है मॉडरेट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन, जो कि 10 to 20% होता है, व्हेन इन्फ्लेशन स्टार्ट टू राइज एट अ सिग्निफिकेंट रेट, यानी हमारा जो है इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होता है और 10 से जो है 20% इन ईयर, और वो जो है सिग्निफिकेंटली जो है लगातार इंक्रीज होता है। एट दिस रेट इन्फ्लेशन इज इम्पोजिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट एट द इकोनॉमी एंड फूड इजली स्टार्ट टू क्रीप हायर। यानी जो है यहाँ पे जो है जब आपका इन्फ्लेशन जो इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से लोगों की रियल इनकम जो है डिक्रीज होती है, तो एक तरह का कास्ट जो है इकोनॉमी पे वो होता जाता है, और ये इंक्रीज होता रहता है जैसे हमारा जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो दिस इज़ द एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ बिटवीन 20% अप टू 1000%। At this rapid rate of price increases, inflation is serious problem, will be challenging to bring under control. Some definition of galloping inflation may be between 20 to 100%. There is no universally agreed definition, but hyperinflation usually imply over 1000% per a year। और इसमें जो अगर पर मंथ पूछता है तो 50% पर मंथ हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। और गैलोपिंग इन्फ्लेशन में जैसा कि आपको बताया कि कोई करेक्ट डिफिनेशन नहीं है, तो इसमें जो है हमारा 20 to 100% हमारा जो है इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, जैसा कि आपको मैंने बताया 100 पर जो है कि यहाँ 1000% पर ओवर हो जाता है इन्फ्लेशन, और इसका भी कोई जो है स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन यूजुअली इन्वॉल्व प्राइसेस चेंजिंग सो फास्ट
यानी इसमें चेंजिंग जो है प्राइसेज के बहुत तेज़ी से होते हैं, दैट इट बिकम डेली अकरेंस, ठीक। एंड अंडर हाइपर इन्फ्लेशन, जैसे कि हमारा कभी कभी अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा अचानक से प्राइसेज जो है तेज़ी से बढ़े, बट वो हाइपर इन्फ्लेशन में नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो अगर कंटिन्यूअसली अगर इसी तरह तेज़ी से बढ़ता तो वो हाइपर इन्फ्लेशन आता, ठीक। जैसे वॉर टाइम में अचानक से आपके अगर 2 रुपये की चीज़ आपको 20 या 200 में मिले वो, ठीक। जैसे पाकिस्तान में कभी कभी हम न्यूज़ का देखते हैं कि टमाटर जो है 400 रुपये केजी हो गया, आटा जो है हमारा 500 या 600, इस तरीके से। तो ये सारे जो है हाइपर इन्फ्लेशन के जो है सिम्टम्स हैं। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। तो श्रिंक इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? श्रिंक इन्फ्लेशन, जैसे कि आपने देखा कि जैसे आप पार्ले जी का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक। 2 रुपये या 5 रुपये का पार्ले आपने कभी खाया होगा। तो पहले 2 रुपये का पार्ले जो है वो 20 ग्राम का आता था और 5 रुपये का जो है 50 ग्राम का, ठीक। और उसमें शायद इसमें 8 पीस होते थे, इसमें 20 या मोर देन 20 होते थे। लेकिन अब ये 2 रुपये वाला जो है लगभग 12 से 14 ग्राम हो गया और इसमें अब 6 या सॉरी यहाँ पे हाँ 6 या 5 पीस आते हैं और यहाँ वाला भी कम होकर के अराउंड 14 से 16 पीस हो गया इसका, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे जो है कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जब उस प्रोडक्ट की प्राइसेज इंक्रीज होती है तो वो उसके जो है जब उनके जो इनपुट प्राइसेज इंक्रीज होते हैं तो वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड तो करते हैं, यानी वो ओवरऑल उसके प्राइसेज जो है प्राइसेज को राइज न करके उसके वेट को कम कर देते हैं, ठीक। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर आप पहले 10 रुपये में जो है जो वॉशिंग पाउडर लाते थे वो 500 ग्राम का था, ठीक। लेकिन हमारा जब प्राइसेज इंक्रीज हुआ तो उसने यहाँ पे 10 के जगह 20 न करके इसको जो है 10 ही रुपये रखा और इसको जो है 250 ग्राम कर दिया, ठीक। ये हमारा जो है श्रिंक इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि उसने जो है साइज को रिड्यूस कर दिया और प्राइस को सेम ही रखा। ये हमारा कहने का मतलब है कि उसने जो है प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन उसके जो है साइज में, उसके जो है ग्राम में, वेटेज में जो है चेंजेस कर दिए। उसके वजह से जो उसे जो है श्रिंक इन्फ्लेशन कहेंगे। व्हेन द प्राइस स्टेज द सेम बट फॉर्म्स रिड्यूस द साइज ऑफ द गुड इफेक्टिवली अ प्राइस इंक्रीजेज, क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज ही हो रही है ना। डिसइन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन रेट में कमी होना, वो जो है कि प्राइसेज जो है मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही होती है, इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन उस इन्फ्लेशन रेट में बहुत स्लोली हो रही होती है वो। जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हुआ, फिर यहाँ पे 7 हुआ, फिर यहाँ पे 9 हुआ, ठीक। नहीं, आप यहाँ पे समझिए 8 हो गया, ठीक। तो ये फिर यहाँ पे 9 हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से जो है इसने जो है यहाँ पे आप 10 कर लीजिए, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे जो है हमारा 4 हुआ, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ से ये जो 1 रिड्यूस होकर के फिर यहाँ पे 1 1 करके गया, तो यहाँ जो ये 2 फिर ये 4, तो इसमें जो इन्फ्लेशन रेट में कमी होना, यानी जो ये 2 4 6 ऐसे बढ़ के फिर 1 2 3, तो ये इन्फ्लेशन रेट में कमी होना डिसइन्फ्लेशन बोला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा डिफ्लेशन, यानी हमारा जो है इन्फ्लेशन में कमी होना, यानी यहाँ पे इसका मतलब है इन्फ्लेशन रेट में कमी होना, ठीक। और डिफ्लेशन में है कि हमारा इन्फ्लेशन में कमी होना, ठीक। अब यहाँ पे श्रिंक इन्फ्लेशन का वही चीज़ है सेम, और यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा डिफिनेशन दिया है कि श्रिंक इन्फ्लेशन ऑकर व्हेन फर्म रिड्यूसेज द साइज और क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड कीप प्राइसेज द सेम। श्रिंक इन्फ्लेशन इज एन अल्टरनेटिव टू इंक्रीज प्राइसेज, यानी कि ये भी जो है प्राइस को इंक्रीज करने का एक अल्टरनेटिव यूज है, जैसे कि अल्टरनेटिव टाइप है, जिसमें हम जैसे प्राइस को जो है उसके वैल्यू में जो इंक्रीज करते थे प्राइस मतलब प्राइस में, और यहाँ पे जो है हम उसके जो है साइज में चेंज कर दे रहे हैं। तो चीज़ें तो वही है ना, इम्पैक्ट तो कंज्यूमर पे ही पड़ रहा है क्योंकि उसका कंजप्शन कम हो गया, ठीक। एंड यू कुड एग्री आर्ग्यू इट इज़ अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज इफ़ यू वांटेड टू बाई एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटी ऑफ द गुड you would have to spend relatively more,
क्योंकि हमें जो है सेम अमाउंट ऑफ ख़रीदना होगा हमें वेटेज का, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर हम सेम प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं तो हमें जो कम क्वांटिटी मिल रही है। तो ये एक आर्गुमेंट का पॉइंट है कि कौन सा वाला ये डिस्गाइज्ड इन्फ्लेशन है या नहीं। तो श्रिंक इन्फ्लेशन वुड नॉट शो अप इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिकॉज प्राइस स्टे द सेम। तो श्रिंक इन्फ्लेशन जो है ये पूछ सकता है कि श्रिंक इन्फ्लेशन जो है हमारा कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्राइसेज यहाँ पे सेम होते हैं, इसमें वेटेज को जो है हम चेंज कर देते हैं। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।